सोचो, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम एक दिन लिटरली लाइफ को इंजीनियर कर पाएंगे? उसके कोड को, उसकी प्रोग्रामिंग को ही बदल दे? सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? पर आज हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो ऐसी ही एक पावरफुल इंडस्ट्रियल रेसिपी है जो हमारी दुनिया को रियल टाइम में बदल रही है। देखो, बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, वो है एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू को लेना। मतलब लैब में कोई छोटी सी डिस्कवरी हुई और उससे एक मैसिव इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बदल देना। बेसिकली लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ओके, मतलब एक छोटी सी खोज को सीधा फैक्ट्री लेवल पे ले जाना। पर इससे हमें फायदा क्या होगा? वाई डू वी इवन नीड टू डू दिस? एक्सीलेंट क्वेश्चन। और तुम्हारा ये सवाल ही इसकी पूरी रेसिपी है। आज हम यही समझने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि लाइफ एज अ फैक्ट्री का क्या मतलब है, जिसमें हम लिविंग थिंग्स को छोटी फैक्ट्रीज की तरह यूज करते हैं। फिर हम उसके 3 पिलर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, जो इस प्रोसेस के कोर स्टेप्स हैं। उसके बाद विल सी कि ग्रीन रेवोल्यूशन आखिर रुका क्यों और इसका माइक्रो लेवल टूल किट क्या है, जिसमें हम सेल्यूलर लेवल पर काम करते हैं। और फाइनली इससे फार्मिंग के फ्यूचर चैलेंजेस कैसे सॉल्व हो रहे हैं। रेडी? राइट। तो हमारा पहला बड़ा आइडिया, लाइफ एज अ फैक्ट्री। सोचो, एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें मशीन्स की जगह छोटे छोटे माइक्रोब्स काम कर रहे हैं। बेसिकली मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी लिविंग थिंग्स को, जैसे माइक्रोब्स, प्लांट्स, यहाँ तक कि एनिमल सेल्स को छोटी सुपर एफिशिएंट फैक्ट्रीज की तरह ट्रीट करती है। इस डायग्राम को देखो जरा। हम इन बायोलॉजिकल इनपुट्स को लेते हैं, उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं और वो हमारे लिए माइक्रो फैक्ट्रीज बन जाते हैं। इमेजिन करो कि ये छोटे छोटे वर्कर्स हैं जो हमारा काम कर रहे हैं नॉन स्टॉप। वाओ! तो इन छोटी फैक्ट्री से हम क्या-क्या बना सकते हैं? मतलब मेडिसिन्स भी? बिल्कुल, बहुत कुछ बना सकते हैं, मेडिसिन से लेकर एनर्जी तक। फॉर एग्जाम्पल, हम इससे इंसुलिन जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स बना सकते हैं, जो पहले बहुत डिफिकल्ट था। पर आज का हमारा फोकस होगा एग्रीकल्चर पर, जहां इसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है। चलो अब आते हैं इसकी मास्टर रेसिपी पर। सोचो कि बायोटेक्नोलॉजी एक परफेक्ट केक बनाने जैसा है। प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट उसमें भी 3 ज़रूरी स्टेप्स हैं, जिन्हें हम 3 पिलर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ये ब्रिज देख रहे हो? ये 3 पिलर्स ही एक लैब डिस्कवरी को एक मार्केट में बिकने वाले प्रोडक्ट से जोड़ते हैं। इसको समझने के लिए सोचो, हमें परफेक्ट दही बनाना है। दही बनाने के लिए हमें आखिर 3 चीज़ें चाहिए। एक अच्छा स्टार्टर, सही टेम्परेचर और आखिर में उसकी फिनिशिंग। यही 3 पिलर्स बायोटेक्नोलॉजी के भी हैं। राइट। तो पहला, एक अच्छा स्टार्टर या जामन जो दूध को दही में बदलता है। दूसरा, सही एनवायरनमेंट यानी टेम्परेचर, जिससे दही ठीक से जमती है, न ज्यादा खट्टी हो न फीकी रहे। और तीसरा, उसकी फिनिशिंग यानी फाइनल प्रिपरेशन, जिससे दही मार्केट में बिकने के लिए रेडी हो जाती है। बायोटेक्नोलॉजी में भी यही 3 पिलर्स हैं। पहला पिलर है द कैटलिस्ट। जैसे अच्छी दही के लिए बेस्ट जामन जरूरी है, वैसे ही यहाँ हम बेस्ट बायोलॉजिकल एजेंट्स सिलेक्ट या क्रिएट करते हैं, कोई माइक्रोब हो या एंजाइम। इससे ही हाई यील्ड मिलती है, जो बिजनेस के लिए क्रिटिकल है। जितना ज्यादा यील्ड उतना ज्यादा प्रॉफिट। सिंपल। अब दूसरा पिलर, ऑप्टिमल कंडीशंस। जैसे हम दूध को गर्म जगह रखते हैं ताकि दही ठीक से जमे, वैसे ही यहाँ हम एक परफेक्ट एनवायरनमेंट इंजीनियर करते हैं। इसमें हम टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट सप्लाई, ऑक्सीजन, सब कुछ प्रिसाइसली कंट्रोल करते हैं। इसके बिना बेस्ट कैटलिस्ट भी फेल हो जाएगा। और आखिरी पिलर, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये है फाइनल स्टेप। जैसे दही को छानकर आगे प्रोसेस करके हम श्रीखंड बनाते हैं, वैसे ही यहाँ हम रॉ मिक्सचर से अपने प्रोडक्ट को सेपरेट और प्योरीफाई करते हैं। इसके लिए हम फिल्ट्रेशन, क्रोमैटोग्राफी जैसे एडवांस्ड टेक्निक्स यूज करते हैं। तो अब हमने कैसे करना है वो समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि हमें ये सब करने की ज़रूरत ही क्यों है? वाई डू वी नीड दिस टेक्नोलॉजी सो बैडली? चलो देखते हैं कि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़रूरी हो गई है। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारा फूड सप्लाई 3 गुना बढ़ा दिया था। इट वाज अ मिरेकल रियली। लेकिन अब, जैसा इस ग्राफ में साफ दिख रहा है, हम एक यील्ड सीलिंग पर पहुंच गए हैं। प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रहा। ओह नो, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है। तो अब हमारी बढ़ती पॉपुलेशन को खाना कैसे खिलाएंगे? व्हाट डू वी डू नाउ? एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। बेसिकली 3 ऑप्शंस है हमारे पास। एग्रोकेमिकल्स, जो यील्ड बढ़ा सकते हैं पर वो महंगे हैं और एनवायरनमेंट के लिए खराब हैं।
ऑर्गेनिक फार्मिंग जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है पर उसकी यील्ड लिमिटेड है, वो सबका पेट नहीं भर सकता। इसलिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स ही ज़रूरी हैं ताकि हम हाई यील्ड भी पा सकें और एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो। और इसके लिए हमारे पास एक नया माइक्रो लेवल टूल किट है। सोचो कि ये एक ऐसी टूल किट है जिससे हम प्लांट्स के अंदर जाके उनके सेल्स के लेवल पर उन्हें A to Z मॉडिफाई कर सकते हैं। इट्स प्रिसिजन इंजीनियरिंग। इस टूल किट का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टोटीपोटेंसी। इसका मतलब है कि तुम एक पेड़ का एक पत्ता तोड़कर उस पत्ते के एक सेल से एक पूरा नया पेड़ उगा सकते हो। दैट वन सेल हैज़ द फुल पोटेंशियल टू बिकम अ होल न्यू प्लांट। इसे ऐसे समझो जैसे बिरयानी के एक दाने में पूरी बिरयानी की रेसिपी छुपी हो। उस एक दाने से तुम पूरी बिरयानी बना सकती हो। टोटीपोटेंसी बिल्कुल वही है। एक सिंगल सेल में पूरे प्लांट का जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है। वेट, सीरियसली? एक सेल से पूरा प्लांट? ये तो मैजिक जैसा लग रहा है। एग्जैक्टली लेकिन इस मैजिक को काम करने के लिए उस सेल को एक स्पेशल लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए। सोचो कि ये एक ऐसी आईवी ड्रिप है जिससे उस सेल को जिंदा रहने और ग्रो करने के लिए सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बन, विटामिन्स, हार्मोन्स, सब कुछ। और इसी प्रिंसिपल से हम करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। सोचो तुम्हारे पास एक बहुत खास गुलाब का पौधा है। तुम उसके एक टहनी से बहुत कम टाइम में उसके जैसे हजारों परफेक्ट कॉपीज बना सकती हो। इससे हम रेयर प्लांट्स को बचा सकते हैं और हाई यील्डिंग क्रॉप्स को तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ गेम चेंजर। चलो अब देखते हैं कि हमारी इस बायोटेक किचन से कौन सी फाइनल डिशेस निकली हैं। ये वो रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस हैं जो हमारी दुनिया को और हमारे फ्यूचर को बदल रही हैं। यहाँ देखो, लेफ्ट में है एक वायरस इन्फेक्टेड प्लांट और राइट में है एक हेल्दी प्लांट। ये मेरिस्टम कल्चर से पॉसिबल हुआ है। हम प्लांट का वो हिस्सा यानी मेरिस्टम कल्चर करते हैं जो हमेशा वायरस फ्री रहता है, क्योंकि वहाँ सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं और वायरस को मल्टीप्लाई होने का टाइम ही नहीं मिलता। इससे हम एक नया हेल्दी प्लांट उगा लेते हैं, पूरी की पूरी फसल बच जाती है। और ये देखो, ये तो और भी अमेजिंग है। सोचो तुम्हारे पास एक आम का पेड़ है जिसमें बहुत मीठे आम लगते हैं पर वो जल्दी खराब हो जाते हैं, और एक दूसरा आम का पेड़ है जिसके आम उतने मीठे नहीं हैं पर वो जल्दी खराब नहीं होते। हम इन दोनों पेड़ों के सेल्स को फ्यूज करके एक नया सुपर प्लांट बना सकते हैं जिसमें मीठे आम भी होंगे और वो जल्दी खराब भी नहीं होंगे। तो चलो एक क्विक रिकैप। तुम बताओ बायोटेक्नोलॉजी के 3 पिलर्स कौन से हैं? द कैटलिस्ट, ऑप्टिमल कंडीशंस एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जैसे दही का जामन, टेम्परेचर और उसकी फिनिशिंग। एक्सीलेंट। और हमने टोटीपोटेंसी के बारे में क्या सीखा? कि एक सिंगल सेल से पूरा प्लांट बन सकता है बिकॉज इट हैज द कंप्लीट ब्लूप्रिंट। परफेक्ट। सो वी हैव द टूल्स टू इंजीनियर लाइफ फॉर आवर नीड्स। तो अब हमारे पास लाइफ को इंजीनियर करने की रेसिपी है। हम जानते हैं कि यह कैसे किया जाता है। सवाल ये है कि इससे हमें कैसा फ्यूचर बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें इस टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज़ करना चाहिए ताकि हम एक ऐसी दुनिया बना सकें जिसमें सबके पास भरपूर खाना हो और हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहे। व्हाट डू यू थिंक? आज हम खेतीबाड़ी की दुनिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र पर चलेंगे। हमारे देश के किसान, वो कितनी मेहनत करते हैं, राइट? बट उनके सामने हमेशा 2 मेजर चैलेंजेस रहते हैं। एक तो है कीड़े मकोड़े जो सारी फसल खराब कर देते हैं, और दूसरा है ये अनप्रिडिक्टेबल वेदर, कभी बेमौसम बारिश तो कभी सूखा। राइट मैम। सो इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। मतलब क्या हम हमेशा बस किस्मत और जो बीज मिल गए उनके भरोसे ही बैठे रहेंगे? कोई ऐसा तरीका नहीं है क्या जिससे हम अपनी फसलों को थोड़ा स्मार्ट बना दे कि वो खुद ही इन पेस्ट से फाइट कर लें? बिल्कुल है, ऑफ कोर्स देयर इज। और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? प्लांट के डीएनए के अंदर। आज हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में समझेंगे। ये एक ऐसी नई सोच है जहां हम चांस पर नहीं बल्कि प्रिसिजन यानी बिल्कुल सटीकता पर डिपेंड करते हैं। चलो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस। देखो, जो पुराने तरीके थे ना, कन्वेंशनल ब्रीडिंग, वो एक चांस के खेल जैसा था। जैसे हम डाइस रोल करते हैं, यू नेवर नो व्हाट यू गोइंग टू गेट। हम 2 अच्छे प्लांट्स को क्रॉस करवाते थे ये होप करके कि उनके बच्चे में दोनों की बेस्ट क्वालिटीज आएंगी, पर रिजल्ट वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता था। राइट। तो फिर ये जीएम टेक्नोलॉजी क्या है? ये ट्वीजर्स और डीएनए का क्या सीन है? एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। जीएम टेक्नोलॉजी में हम डाइस नहीं रोल कर रहे, वी आर यूजिंग ट्वीजर्स यानी चिमटी। सोचो, हम सीधे प्लांट के डीएनए में जाकर जो स्पेसिफिक क्वालिटी हमें चाहिए
जैसे कीड़ों से लड़ने की ताकत, बस उस जीन को उठाकर डाल देते हैं। इट्स नॉट चांस, इट्स प्रिसाइज डिजाइनिंग। और इस प्रिसिजन का फायदा देखो कितना है। हम ऐसे पौधे बना सकते हैं जो कम पानी में या थोड़ी नमकीन जमीन में भी आराम से उग सकें, जो जमीन से मिनरल्स को और एफिशिएंटली यूज कर पाएं, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, उनका न्यूट्रिशन भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए है, इससे किसान को भी फायदा है और हमें भी। वाओ! एक मिनट, प्लांट्स को फैक्ट्री की तरह भी यूज कर सकते हैं बायोफ्यूल्स और दवाइयां बनाने के लिए। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, द पॉसिबिलिटीज आर जस्ट ह्यूज। हम प्लांट्स को लिटरली टेलर मेड फैक्ट्रीज बना सकते हैं। लेकिन इन सब में से जो सबसे कमाल की चीज है ना, वो है पौधों के अंदर एक इंटरनल डिफेंस सिस्टम बनाना, जिससे वो खुद अपनी रक्षा कर सके। ओके, इसको समझने के लिए चलो हमारा पहला केस स्टडी देखते हैं, बीटी कॉटन। यू सी, इंडिया में कॉटन की फसल को एक कीड़ा है, बोलवर्म, वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता था। बीटी कॉटन बेसिकली इसका ही एक सोल्यूशन है। इट्स अ काइंड ऑफ बायोपेस्टिसाइड। बी कॉटन? ये बीट क्या है मैम? ये पावर आती कहाँ से है प्लांट में? गुड क्वेश्चन। ये पावर आती है एक मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से। उसका नाम है बैसिलस थोरिंजेंसिस, या शॉर्ट में बीटी। ये बैक्टीरिया ना नेचुरली एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कुछ स्पेसिफिक कीड़ों के लिए जहरीला होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने बस उस प्रोटीन बनाने वाले जीन को वहां से उठाया और कॉटन के प्लांट में डाल दिया। सिंपल। तो अब देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। इसका पूरा मैकेनिज्म हम 4 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला है इंजेक्शन, यानी कीड़े का उसे खाना। फिर है एक्टिवेशन, यानी उस प्रोटीन का एक्टिवेट होना। तीसरा है बाइंडिंग, जो प्रोटीन कीड़े की आंत से जुड़ता है। और आखिर में लाइसिस, यानी इंसेक्टाइज। सो पहले 2 स्टेप्स। प्लांट के अंदर ये जहरीला प्रोटीन एक इनएक्टिव डोमिनेंट फॉर्म में होता है, जिसे प्रोटॉक्सिन कहते हैं। जस्ट इमेजिन ये एक सोया हुआ मसाला बॉम्ब है। जब कैटरपिलर पत्ते को खाता है तो ये बॉम्ब उसके पेट में चला जाता है। पौधे के लिए ये बिल्कुल हार्मलेस है जब तक ये इनएक्टिव है। ओह, इस स्लाइड पर एक सेफ्टी नोट भी है। वेट, सो यू मीन ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि क्यों। देखो, वो जो मसाला बॉम्ब है, उससे फटने के लिए यानी एक्टिवेट होने के लिए एक बहुत स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए, अल्कलाइन पीएच। और वो पीएच सिर्फ उस कीड़े के पेट में मिलता है। हमारे पेट का एनवायरनमेंट तो एसिडिक होता है, इसलिए ये टॉक्सिन हमारे अंदर कभी एक्टिवेट ही नहीं हो सकता। इट्स कंप्लीटली सेफ फॉर ह्यूमंस। अच्छा, तो ये हर तरह के कीड़े पर काम करता है? नहीं, और यही तो इस टेक्नोलॉजी की खूबसूरती है। ये बहुत ही स्पेसिफिक है। अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग बीटी जीन्स होते हैं। जैसे यहाँ देखो, क्राई आई ए और क्राई आई बी जीन्स, ये स्पेसिफिकली कॉटन बॉलवर्म को टारगेट करते हैं, जबकि क्राई आई ए बी कॉर्न बोरर को टारगेट करता है। इट्स लाइक अ लॉक एंड की सिस्टम। हर ताले की एक अलग स्पेसिफिक चाबी होती है। बिट कॉटन तो एक जबरदस्त सॉल्यूशन है, नो डाउट। लेकिन उन कीड़ों का क्या जो पौधे की जड़ों यानी रूट्स पर अटैक करते हैं, जैसे नीमेटोड्स? उनके लिए हमारे पास एक और भी एडवांस्ड और यू कुड से सटल टेक्नोलॉजी है। इट्स कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस? जीन साइलेंसिंग? मैम, ये जीन साइलेंसिंग का क्या मतलब है? कीड़े को चुप करा देना? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। इसमें हम कीड़े को कोई टॉक्सिन या जहर नहीं दे रहे। इंस्टेड हम उसके बॉडी के जरूरी फंक्शंस को ही बंद कर देते हैं। We stop its genes from making the proteins it needs to survive. So basically, हाँ, हम दुश्मन को अंदर से ही साइलेंट कर रहे हैं। तो ये ट्रैप हम सेट कैसे करते हैं? लेट्स सी। सबसे पहले हम उस नेमेटोड का ही एक जरूरी जीन लेते हैं और उसे पौधे के अंदर डाल देते हैं। अब पौधा उस जीन से 2 तरह के आरएनए बनाता है, एक सेंस और एक एंटी सेंस। ये एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे होते हैं। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यानी डीएसआरएनए बनता है। यही हमारा ट्रिगर है। अब जैसे ही वो नेमेटोड पौधे की जड़ों से फीड करना शुरू करता है, ये डीएसआरएनए उसके अंदर चला जाता है। वहां जाकर ये एक सेल्यूलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। नेमेटोड का सिस्टम इस डीएसआरएनए को यूज करके अपने ही जरूरी मैसेज यानी एमआरएनए को ढूंढता है, और जैसे ही सीक्वेंस मैच होता है उसे काटकर डिलीट कर देता है। सोचो, जब मैसेज ही नहीं तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन के बिना द पैरासाइट जस्ट डाइज। चलो अब इन दोनों अमेजिंग टेक्नोलॉजीज को एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं, ताकि आगे के लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे बड़ा अंतर ये है
कि बीटी कॉटन प्रोटीन बेस्ड है। वो एक टॉक्सिक क्रिस्टल है जो फिजिकल डैमेज करता है। और इसका ट्रिगर क्या था? कीड़े के पेट का एल्कलाइन पीएच। वहीं दूसरी तरफ आरएनआई न्यूक्लिक एसिड बेस्ड है, यानी आरएनए। इसका मैकेनिज्म है जीन साइलेंसिंग और इसका ट्रिगर है सीक्वेंस मैचिंग, जब डीएसआरएनए अपने टारगेट एमआरएनए से मिलता है। अच्छा, तो एक डायरेक्ट अटैक है और दूसरा डिफेंस सिस्टम को ही अपग्रेड करने जैसा है। गॉट इट। ओके, सो इस पूरी चर्चा से 3 मेन बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। हम कम रिसोर्सेज में बेहतर फसल उगा सकते हैं। दूसरी, मैकेनिस्टिक स्पेसिफिसिटी। ये टेक्नोलॉजीज बहुत टारगेटेड हैं, इसलिए नॉन टारगेट यानी फायदेमंद जीवों के लिए बिल्कुल सेफ हैं। और तीसरी, एडवांस्ड सेलुलर डिफेंस। आरएनएआई जैसी टेक्नोलॉजी ने हमें पौधों को बचाने का एक बिल्कुल नया रेवोल्यूशनरी तरीका दिया है। आखिर में बस यही कहूंगी कि ये जो मॉलिक्यूलर प्रिसिजन है ना, ये सटीकता हमारे आने वाले कल के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे हम अपनी मिट्टी को हेल्दी रख सकते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स पर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं और सबके लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। मैम, ये सब सुनने में इतना फ्यूचरिस्टिक लगता है, पर इट्स जस्ट फैसिनेटिंग। अगर हम आज ये सब कर सकते हैं तो आगे चलकर साइंटिस्ट्स और क्या-क्या इंजीनियर कर सकते हैं। आई मीन, सोच कर ही एक्साइटमेंट होती है। तो आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी। हम ये देखेंगे कि कैसे इस टेक्नोलॉजी ने हेल्थ केयर में एक तरह से पूरा रेवोल्यूशन ला दिया है, जहां हम अब सिर्फ बीमारियों के सिम्टम्स को मैनेज नहीं कर रहे, बल्कि हम लाइफ के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी मॉलिक्यूल्स, उनको डिजाइन और कंट्रोल कर रहे हैं। वाओ डॉक्टर अंजलि, दैट साउंड्स जस्ट अमेजिंग। मतलब आप ये कह रही हैं कि व्हाट इफ मेडिसिन बीमारी का वेट ही ना करे, बल्कि पहले से ही हमारी हेल्थ इंश्योर करे। ये तो पूरा सोचने का तरीका ही बदल देगा। बिल्कुल प्रिया, और यही है हमारा पहला कॉन्सेप्ट। हम मेडिसिन के एक बिल्कुल नए दौर में एंटर कर चुके हैं। इसे हम कहते हैं द मोलेक्युलर पैराडाइम शिफ्ट। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि अब हम नेचर से चीज़ें निकालने पर डिपेंडेंट नहीं हैं, बल्कि अब हम उन्हें लैब में बिल्कुल प्रिसाइसली इंजीनियर कर रहे हैं। वेट अ सेकंड डॉक्टर अंजलि, तो आपका मतलब है हम लिटरली पहले जानवरों से, जैसे यहाँ दिख रहा है, इंसुलिन निकालते थे और अब उसे लैब में बना रहे, लाइक फ्रॉम फार्म्स टू फार्मा बेसिकली। एग्जैक्टली प्रिया। पहले सोचो, पुराना तरीका कितना लिमिटेड था, है ना? सप्लाई भी कम और ऊपर से बॉडी में रिएक्शंस का डर अलग। लेकिन अब जो ये नया पैराडाइम है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसका मतलब है कि हम अलग अलग सोर्सेस से डीएनए को काटकर जोड़कर एक परफेक्ट ह्यूमन आइडेंटिकल प्रोटीन बनाने की रेसिपी तैयार कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रिसिजन नाउ। चलो, इस शिफ्ट को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं, और इसके लिए इंसुलिन की कहानी से बेहतर कुछ नहीं। ये एक परफेक्ट केस स्टडी है कि कैसे इस नई टेक्नोलॉजी ने डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। पहले प्रॉब्लम को ठीक से समझते हैं। जब हम डायबिटीज पेशेंट्स को कैटल या पिग्स से निकाला हुआ इंसुलिन देते थे, तो उनकी बॉडी उसे नॉन सेल्फ मानती थी, मतलब एक बाहरी चीज, और उसके खिलाफ रिएक्ट करती थी, जिससे एलर्जीज और इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती थीं, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। बॉडी का अपना डिफेंस सिस्टम ही उसके अगेंस्ट हो जाता था। ओह, आई सी। तो ह्यूमन इंसुलिन बनाना इतना इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसमें चैलेंज क्या था डॉक्टर अंजलि? लैब में आखिर ऐसी क्या मुश्किल आ रही थी? बहुत अच्छा सवाल है प्रिया। सबसे बड़ी इंजीनियरिंग हर्डल थी ये सी पेप्टाइड। देखो, हमारी बॉडी में इंसुलिन पहले प्रो इंसुलिन की तरह बनता है, जिसमें एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड जुड़ा होता है। बाद में ये हिस्सा हट जाता है। लैब में इसी प्रोसेस को ठीक से रेप्लिकेट करना, दैट वाज द मेन चैलेंज। तो 1983 में एलाई लिली कंपनी ने इसका एक ब्रिलियंट सोल्यूशन निकाला। उन्होंने सी पेप्टाइड के प्रॉब्लम को ही साइड कर दिया। सोचो, जैसे हमें जलेबी बनानी है। उन्होंने सीधा इंसुलिन के जो 2 फाइनल हिस्से हैं, चेन ए और चेन बी, उनकी डीएनए रेसिपी बना ली। फिर उस रेसिपी को ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। यहाँ बैक्टीरिया एक छोटी सी फैक्ट्री या ढाबा की तरह काम करता है, जो हमारी रेसिपी से ढेर सारी चेन्स बनाता है। और बस आखिर में हम इन चेन्स को बैक्टीरिया से निकालकर आपस में जोड़ देते हैं और तैयार है हमारा परफेक्ट ह्यूमन इंसुलिन। ये तो हुई बेहतर दवाइयां बनाने की बात, लेकिन अब चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सिर्फ बेहतर दवाइयां बनाना ही काफी नहीं है, राइट? व्हाट इफ हम बीमारी की जड़ यानी उसके जेनेटिक कोड को ही ठीक कर दें? दिस, माय डियर, इज द प्रॉमिस ऑफ जीन थेरेपी। वेट, आर यू सेइंग बीमारी को मैनेज करने के बजाय हम उसे हमेशा के लिए क्योर कर सकते हैं? मतलब जड़ से खत्म?
दिस इज ह्यूज। यस प्रिया, यही तो क्रांति है। जीन थेरेपी में हम बेसिकली बॉडी के सेल्स में एक फंक्शनल यानी सही काम करने वाला जीन डालते हैं ताकि वो नॉन फंक्शनल यानी खराब जीन की जगह ले सके और उसका काम कर सके। हम सिम्टम्स नहीं, कॉज को ट्रीट कर रहे हैं। इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। 1990 में एक 4 साल की लड़की को एडीए डिफिशिएंसी थी। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल काम नहीं करता था। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, उन्होंने उसकी बॉडी से लिम्फोसाइट्स, एक तरह के इम्यून सेल्स निकाले, उन्हें लैब में एक फंक्शनल एडीए जीन से इंजीनियर किया और फिर उन्हीं ठीक किए हुए सेल्स को वापस उसकी बॉडी में डाल दिया। कैन यू इमेजिन? इट्स इनक्रेडिबल। वाओ, तो वो लड़की पूरी तरह ठीक हो गई। इज दिस अ परमानेंट क्योर फिर? ऑलमोस्ट। यहाँ एक छोटी सी लिमिटेशन है, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं इनकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती, दे आर नॉट इमॉर्टल। इसलिए उस पेशेंट को टाइम टू टाइम पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो असली परमानेंट क्योर तभी मिलेगा जब हम इन लिम्फोसाइट्स को बनाने वाली सोर्स सेल्स, जैसे बोन मैरो के प्रोजेनिटर सेल्स, उनको ही ठीक कर दें। तब वो एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बना देंगे। अब तीसरे और बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर पर आते हैं। ये जो एडवांस्ड क्योर्स है ना, ये तभी सबसे इफ़ेक्टिव हैं जब हम बीमारी को बहुत बहुत जल्दी पकड़ लें। इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स से मिलने वाली विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसे समझने के लिए इस ग्राफ को देखो। जोन बी यानी क्लिनिकल विंडो वो टाइम है जब सिम्टम्स दिखने लगते हैं, पर तब तक पैथोजन लोड यानी बीमारी का लेवल काफ़ी बढ़ चुका होता है। लेकिन एडवांस डायग्नोस्टिक्स हमें जोन ए यानी मॉलिक्यूलर विंडो में डिटेक्शन की पावर देते हैं, जब बीमारी शुरू ही हो रही होती है और सिम्टम्स भी नहीं होते। सोचो, छत से टपकते पानी को रोकना मॉनसून की बाढ़ से बचने से कितना आसान है। एग्जैक्टली। पर डॉक्टर अंजलि, यही तो सवाल है, जब कोई सिम्टम्स ही नहीं है तो हम प्रॉब्लम को देख कैसे सकते हैं? आई मीन, हाउ डज दैट इवन वर्क? एक्सीलेंट क्वेश्चन प्रिया। इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही स्मार्ट टूल्स हैं। पहला है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसे एक डीएनए फोटोकॉपी मशीन की तरह समझो। अगर हमारे ब्लड सैंपल में बीमारी का सिर्फ एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा भी है जो नॉर्मली दिखेगा भी नहीं, पीसीआर उसकी लाखों करोड़ों कॉपीज बना देगा। और जब इतनी सारी कॉपीज होंगी, उस छोटे से क्लू को भी डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे एचआईवी जैसी बीमारियों को शुरू में पकड़ने के लिए यही टेक्निक यूज होती है। दूसरा टेक्निक है एलाइजा। ये एक लॉक एंड की सिस्टम जैसा है। हर बीमारी यानी पैथोजन का एक यूनिक प्रोटीन एंटीजन होता है, जैसे एक यूनिक की। एलाइजा टेस्ट में हम एक ऐसा लॉक यूज करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेसिफिक की से खुलता है। अगर हमारे सैंपल में वो की है तो लॉक की मिल जाते हैं और एक कलर चेंज से हमें पता चल जाता है कि इन्फेक्शन है। ये बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट होता है। और तीसरा है ऑटो रेडियोग्राफी। इससे हम डीएनए में हुई स्पेलिंग मिस्टेक्स या म्यूटेशंस को ढूंढ सकते हैं। हम एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा बनाते हैं जिसे प्रोब कहते हैं, जो ऐसा डिजाइन होता है कि वो सिर्फ नॉर्मल हेल्दी जीन से ही जाकर जुड़ता है। फिर हम पेशेंट के डीएनए को इस प्रोब के सामने रखते हैं। अगर पेशेंट का जीन नॉर्मल है तो प्रोब उससे चिपक जाएगा और एक फोटोग्राफिक फिल्म पर लाइट सिग्नल देगा। लेकिन अगर जीन में कोई गलती है तो प्रोब जुड़ेगा ही नहीं और फिल्म पर अंधेरा रहेगा। सिंपल बट वेरी वेरी इफेक्टिव। तो अब इन तीनों रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हम थेरेप्यूटिक्स, जेनेटिक्स और डायग्नोस्टिक्स को मिलाकर मेडिसिन के फ्यूचर की एक झलक देख सकते हैं। लेट्स कनेक्ट ऑल द डॉट्स। ये स्लाइड पूरी कहानी को समराइज करती है। हमने देखा कि कैसे थेरेप्यूटिक्स में हम एनिमल एक्सट्रैक्शन से प्रिसिजन इंजीनियरिंग पर आ गए, फिर जेनेटिक्स में हम सिर्फ सिम्टम मैनेजमेंट से करेक्टिव थेरेपी की तरफ बढ़ गए, और डायग्नोस्टिक्स में हम लेट ऑब्जर्वेशन से अर्ली डिटेक्शन पर पहुंच गए हैं। एसेंशियली मेडिसिन अब रिएक्टिव नहीं रही, अब वो प्रोएक्टिव हो रही है। तो आखिर में बात यह है कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से मेडिसिन अब सिर्फ बीमारी को मैनेज करने का एक जरिया नहीं रही, बल्कि उसे जड़ से ठीक करने का एक पावरफुल टारगेटेड टूल बन गई है। वी आर ट्रूली शिफ्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट टू क्योर। वाओ, दिस हैज बीन एब्सोल्युटली आई ओपनिंग डॉक्टर अंजलि। तो अब हमारे पास इंजीनियर करने, फिक्स करने और फाइंड करने के इतने पावरफुल टूल्स हैं। सोचिए, आपके लिए, हमारे लिए इंसानी सेहत का भविष्य कैसा दिखता है। सोचो, ऐसी दुनिया जहां हम जेनेटिक बीमारियों को शुरू होने से पहले ही ठीक कर सकें, या ऐसा सुपर न्यूट्रिशियस खाना बना सकें जिससे दुनिया में कोई भूखा ना रहे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है ट्रांसजेनिक साइंस की रियलिटी। लेकिन इतनी बड़ी पावर के साथ
आती है उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हम इसी डबल एज्ड हीलिक्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जहां एक तरफ है साइंस के कमाल और दूसरी तरफ हैं बड़े बड़े सवाल। मैम, ये तो बहुत बड़ी बात है। डीएनए बदलना, मतलब ये तो भगवान बनने जैसी बात हो गई, नहीं? मेरा मतलब, ये ट्रांसजेनिक मॉडल होता क्या है आखिर? कोई लिविंग चीज का डीएनए बदलते कैसे हैं? बहुत अच्छे सवाल हैं, और इन सभी बड़े सवालों को समझने के लिए ना हमें छोटी छोटी डिटेल से शुरू करना होगा। चलो, लेट्स डाइव इनटू द मिरेकल ऑफ साइंस और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। ओके, सो इसको आसान भाषा में समझते हैं। एक ट्रांसजेनिक मॉडल, इन सिंपल वर्ड्स, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एक चूहा, जिसके डीएनए को हमने लैब में साइंटिफिकली बदला है। हम उसके अंदर एक फॉरेन जीन डालते हैं। अब ये जीन किसी दूसरी स्पीशीज का भी हो सकता है या फिर हमने खुद बनाया हो, और ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम उस जीन के इफेक्ट्स को स्टडी कर सकें। ऐसे सोचो कि हमने चूहे के जेनेटिक कोड में एक नई इंस्ट्रक्शन डाल दी, और पता है, ये छोटे छोटे चूहे मेडिकल रिसर्च के अनसंग हीरोज हैं। 95% से भी ज्यादा ट्रांसजेनिक मॉडल्स इन्हीं पर बनते हैं। एक मिनट मैम, फॉरेन जीन? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। कोई आसान तरीका है इसे समझने का? हाँ, बिल्कुल। एक सिंपल एग्जाम्पल से सोचो। जैसे हम घर पे दाल बनाते हैं, राइट? सिंपल दाल होती है, पर अगर उसमें हम हींग और जीरे का एक स्पेशल तड़का लगा दें, तो क्या होता है? उसकी खुशबू, उसका टेस्ट, सब कुछ बदल जाता है ना? बस वो फॉरेन जीन ना बिल्कुल उसी तड़के जैसा है। हम उसे डीएनए में डालते हैं, ये देखने के लिए कि बॉडी के अंदर क्या क्या नए चेंजेस आते हैं। एग्जैक्टली और इसी तड़के से युकुत से हम मेडिसिन की दुनिया में एक नया फ्लेवर ला रहे हैं। तो चलो अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों से लड़ने में कैसे मदद कर रही है। अब देखो, इसकी सबसे अमेजिंग बात यह है कि इन ट्रांसजीनिक एनिमल्स को स्टडी करके हम कैंसर और अल्जाइमर्स जैसी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि ये बीमारियां कैसे प्रोग्रेस करती हैं और नए इलाज टेस्ट कर सकते हैं। वाओ! तो ये चूहे इंसानी बीमारियों के लिए एक तरह के छोटे एवतार्स हो गए। कोई रियल एग्जाम्पल दे सकती हैं कि ये काम कैसे करता है? एब्सोल्यूटली। इनफैक्ट हम इसे एक कदम और आगे ले गए हैं। अब हम इन एनिमल्स को लिविंग फैक्ट्रीज या बायोरिएक्टर्स में बदल सकते हैं। उनके डीएनए को ऐसे ऑल्टर करके हम उन्हें उनके दूध या खून में वैल्यूएबल ह्यूमन प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर इन प्रोटीन्स को निकालकर लाइफ सेविंग दवाइयां बनाई जाती हैं, जैसे एम्फिजीमा के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। इट्स लिटरली लाइक हैविंग अ फार्मेसी इन अ फार्म। फार्म में फार्मेसी, ये तो कमाल है। पर ये सब शुरू कैसे हुआ? कोई फेमस केस स्टडी है जो इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करती हो? बिल्कुल है, और ये एग्जाम्पल इस पॉइंट को बिल्कुल साफ कर देगा। ये है रोजी, पहली ट्रांसजेनिक काउ। 1997 में रोजी ने ऐसा दूध प्रोड्यूस किया जिसमें ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्टोबिमिन था। इसकी वजह से उसका दूध नॉर्मल गाय के दूध से कई ज्यादा न्यूट्रिशियस था, खासकर नए पैदा हुए बच्चों के लिए। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। और बात यही खत्म नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी हमारे वैक्सीन और दवाइयों को टेस्ट करने के तरीकों को भी पूरी तरह बदल रही है। पहले वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट करने के लिए हम मंकीज पर डिपेंड करते थे, अब हम ट्रांसजेनिक माइस यूज कर सकते हैं। ये न सिर्फ एथिकल है, बल्कि इससे हमें ज्यादा रिलायबल और तेज रिजल्ट्स भी मिलते हैं। सेम चीज केमिकल्स की टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के लिए भी अप्लाई होती है। मेडिकल R&D के लिए तो ये गेम चेंजर है। लेकिन जब भी इतनी बड़ी पावर हाथ में आती है, उसके साथ आती है एक बड़ी जिम्मेदारी। जब हम साइंस की हदों को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, तो हमें इससे जुड़े आसान नहीं बल्कि मुश्किल सवालों का सामना भी करना पड़ता है। सो लेट्स नाउ स्टेप इनटू द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हाँ मैम, मैं इसी के बारे में सोच रही थी। क्या होगा अगर इनमें से कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड जानवर लैब से भाग जाए? क्या वो पूरे इकोसिस्टम को आगे पीछे नहीं कर देगा? मतलब, क्या हमें किसी रियल लाइफ जुरासिक पार्क जैसी सिचुएशन के लिए चिंता करनी चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है, और इसे साइंटिस्ट्स और सरकार दोनों ही बहुत सीरियसली लेते हैं। इसीलिए हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे इंडिया में है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी या GEAC। उनका काम है गेट कीपर्स का। वो ये इंश्योर करते हैं कि सारी रिसर्च आराम से सेफली हो और उसे पब्लिक या एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। वो हमारी पहली डिफेंस लाइन है किसी भी गलत इस्तेमाल के खिलाफ। पर ये लड़ाई सिर्फ साइंस और सेफ्टी ही नहीं है, ये लड़ाई पैसे, पावर और ओनरशिप की भी है। और ये हमें ट्रांसजेनिक साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू पर ले आती है, द बैटल फॉर बासमती।
तुमने कभी बायोपायरेसी शब्द सुना है? ये एक नए जमाने की कॉलोनियलिज्म है जहां डेवलप्ड कंट्रीज की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस डेवलपिंग कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज का फायदा उठाती हैं बिना उन्हें कोई क्रेडिट या कॉम्पनसेशन दिए। ये सीधे सीधे बायोलॉजिकल चोरी है। चलो इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो तुम्हारी दादी के पास एक सीक्रेट अचार की रेसिपी है जो घर में सालों से बनती आ रही है। अब कोई बड़ी कंपनी आती है, वो रेसिपी ले लेती है और उससे लाखों बॉटल अचार बनाकर बेचती है, करोड़ों कमाती है, पर तुम्हारी दादी को एक पैसा तक नहीं देती। इसी को कहते हैं बायोपायरेसी। क्या? ये तो सीधे सीधे चोरी हुई ना? बिल्कुल गलत है ये। एग्जैक्टली। और ऐसी ही चोरी हमारे दुनिया भर में फेमस बासमती चावल के साथ हुई। 1997 में एक यूएस कंपनी ने एक ऐसी नई राइस वैरायटी पेटेंट करवा ली जो इंडियन बासमती से ही निकली थी। इसका मतलब ये था कि वो आगे जाकर इंडियन किसानों को उनका अपना चावल उगाने और बेचने से रोक सकते थे। ये हमारे लाखों किसानों की रोजी रोटी पर एक सीधा हमला था। तो तुम देख रहे हो, बायोपायरेसी एक सिस्टमैटिक अन्याय है जो 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, हमारे सालों पुराने ट्रेडिशनल नॉलेज का एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का अनऑथराइज्ड यूज। और तीसरा, उन कम्युनिटीज को नो कॉम्पेंसेशन देना जिन्होंने इन रिसोर्सेज को पीढ़ियों से संभाल कर रखा है। ये हमारी विरासत की लड़ाई है। लेकिन इंडिया चुपचाप बैठकर देखता नहीं रहा। हमने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और ये हमें हमारे आखिरी सेक्शन पर लाता है जहां हम देखेंगे कि हम प्रोग्रेस और हेरिटेज के बीच में बैलेंस कैसे बना सकते हैं। बासमती केस के बाद इंडियन पार्लियामेंट ने हमारे पेटेंट कानूनों में सेकंड अमेंडमेंट पास किया। ये हमारे लीगल सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। इसने पेटेंट के रूल्स को क्लियर किया और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसने हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज और नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया। बेसिकली हमने अपनी विरासत को बचाने के लिए कानूनी ढाल बना ली। ओह आई सी। तो हम इनोवेशन के खिलाफ नहीं हैं, बस हम चाहते हैं कि वो सबके लिए फेयर हो। बिल्कुल सही। मकसद प्रोग्रेस को रोकना नहीं है, बल्कि ये इंश्योर करना है कि उसका फायदा सबको मिले, ना कि सिर्फ कुछ लोगों को। हमें बीमारियों का इलाज भी चाहिए और बेहतर न्यूट्रिशन भी, लेकिन ये सब फेयरनेस और रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाती है। एक ऐसा सवाल जिसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप सब सोचें। हम एक ग्लोबल कम्युनिटी के तौर पर एक ऐसा भविष्य कैसे बनाएं जहां इनोवेशन और इंसाफ दोनों साथ साथ चलें? इस सवाल का जवाब ही इंसानियत का आने वाला कल तय करेगा।